नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने G20 बैठक को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समावेशी विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने जैसलमेर में सीमांत क्षेत्रों का दौरा कर रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस धंधा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी। कोटा महोत्सव का आज रंगारंग शुभारंभ हुआ और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का पहला संस्करण जोधपुर में 20 से 22 मार्च तक होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री शेखावत आज जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में रोजगार के भविष्य को आकार देने और समावेशी विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन अर्थ, जब हमारा वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया जो है एक गांव की तरह है, एक ही कुटुंब की तरह, हम एक परिवार की तरह, हम एक ही इकोनॉमी है। हम सब की समस्याएं एक जैसी है, हम सब के सामने चुनौतियां एक जैसी है, हम सब के सामने अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो शेयर्ड है। इन सारी चुनौतियों को जो हमारे सामने खड़ी हो रही है, उन चुनौतियों का ठीक से समाधान कर सके। विकसित देशों को तुलना में विकासशील देशों के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पूरा करते हुए भारत किस तरह से लीड कर सकता है, इस दृष्टिकोण से यह आयोजन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि कोविड के बाद बदली हुई परिस्थिति में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि कोविड और तकनीक के बढ़ते दखल से पूरी दुनिया में रोजगार का परिदृश्य बदल रहा है। नई जरूरतों के अनुसार किस तरह स्किल्ड मैन पावर तैयार किया जाए, इस विषय पर बैठक में विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई देश ऐसे हैं जहां काम ज्यादा है लेकिन काम करने वालों की कमी है। यदि युवाओं को स्किल के अनुसार ट्रेनिंग दी जाए तो भारत जैसे देशों को इसका फायदा मिल सकता है। भारत इंटरनेशनल स्किल गैप पोर्टल ऐसा बनाने पर काम कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए हम किस तरह से दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से एक दूसरे से सीखें। प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस में, इकोनॉमीज में काम करने वाले लोगों को किस तरह से हम सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न विषयों पर 3 बैठकों में विचार विमर्श होने के बाद में मिनिस्ट्रियल लेवल पर जब इंदौर में जुलाई में बैठक होगी, उसमें सभी मंत्री बैठ करके एक जॉइंट स्टेटमेंट उस समय में जारी करेंगे जो विश्व के लिए आने वाले समय में इस क्षेत्र में एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा। आज इस बैठक में कुल 7 सत्र आयोजित हुए। शाम को मेहरानगढ़ फोर्ट में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज जैसलमेर में सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जोधपुर में अधिकारियों और जवानों से बात की और रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। जनरल पांडे ने आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में इस साल जनवरी तक 9,082 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुम्बा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 9,300 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में फिक्की महिला संगठन द्वारा आयोजित युवा महिलाओं के उत्थान विषय पर एक सम्मेलन में कहा कि महिलाओं को श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत 107 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप व्यवस्था वाला देश है। उन्होंने कहा कि जब अगले 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। रेलवे देश भर में 2000 रेलवे स्टेशनों पर दुकानें खोलेगा, जिसमें बुनियादी जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि यात्री इन दुकानों पर साबुन, टूथपेस्ट और तौलिया जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद सकेंगे। ये दुकानें सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे खुले रहेंगी। रेल मंत्री ने बताया कि अगले 3 वर्ष में सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्री सुरक्षा के लिए वर्तमान डिब्बों की जगह नए कोच लगाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में बिना लाइसेंस धंधा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान शुरू करेगी। पुलिस आम लोगों को जागरूक करने के साथ शिकायत मिलने पर सूदखोरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी करेगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर मेहरड़ा ने बताया कि अभियान के तहत थाना स्तर पर अवैध साहूकारी का व्यवसाय करने वाले सूदखोरों और ब्याज माफियाओं को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत मिलते ही उस पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। कोटा महोत्सव आज महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में शुरू हुआ। मुख्य अतिथि सांगोद विधायक भरत सिंह और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने 3 दिन के कोटा महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव का पहला दिन लोक संस्कृति, कला और मनोरंजन को समर्पित रहा। भरतपुर के बमरसिया और हाड़ौती क्षेत्र के चक्री और सहरिया कलाकारों ने इस दौरान अपनी प्रस्तुति दी। सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री के दल ने बैंड पर लोकगीतों की धुनें बजाईं। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें शहरवासियों ने जोश के साथ भाग लिया। जैसलमेर में मरू महोत्सव के तहत आज दूसरे दिन भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे और जिला कलेक्टर ने सुनहरे गुब्बारे उड़ाकर आज के कार्यक्रमों की शुरुआत की। आज मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिताएं हुईं। झांकी प्रतियोगिता में मूमल महिंद्रा की प्रेम गाथा पर आधारित एयर फोर्स स्कूल की झांकी पहले स्थान पर रही। साफा बांधू प्रतियोगिता में विदेशी पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का पहला संस्करण जोधपुर में 20 से 22 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस एक्सपो के लिए 28 देशों के 20,000 से ज्यादा विदेशी बायर्स को आमंत्रित किया गया है। एक्सपो के लोगो को आज उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने लॉन्च किया। इस अवसर पर राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल REPC और राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा और उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता मौजूद थे। श्रीमती रावत ने आशा जताई कि इंटरनेशनल एक्सपो प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें बाड़मेर के बिसारनिया गांव के कानाराम सारण और किशन राम सारण ने भेजा है। उन्होंने बताया कि बाजरे की रोटी को हल्दी की सब्जी के साथ खाना अच्छा लगता है। साथ ही बाजरे का खींच भी बहुत स्वाद होता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं।
आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए MyGov पर एक जंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। जयपुर महाखेल का समापन समारोह रविवार 5 फरवरी को वैशाली नगर के चित्रकूट स्टेडियम में आयोजित होगा। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर आयोजित जयपुर महाखेल में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने उत्साह से भाग लिया। समापन समारोह में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। राजस्थान कबड्डी फेडरेशन द्वारा जयपुर महाखेल के 20 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को 2 हफ्तों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव के बीच न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के 5 से ज्यादा स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। चूरू में सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। करौली में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस, 12 जिले के अंता में 5.5, सीकर में 6, भीलवाड़ा में 6.7, अजमेर और राजधानी जयपुर में 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी कर बीबीसी के विवादास्पद वृत्तचित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध अपील पर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। न्यायालय ने वृत्तचित्र को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने पर रोक लगाने के मूल आदेश को प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में केंद्र से वृत्तचित्र पर रोक लगाना बंद करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाओं में वृत्तचित्र का प्रदर्शन रोकने और सोशल मीडिया पर इसका लिंक हटाने के लिए आपात शक्तियों का उपयोग करने को चुनौती दी गई थी। केंद्र ने 21 जनवरी को विवादास्पद वृत्तचित्र के यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट के लिंक हटाने के निर्देश दिए थे। ये निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत आपात प्रावधानों का उपयोग कर जारी किए गए थे। प्रतिबंध के बाद 2 खंड की बीबीसी श्रृंखला को महुआ मोइत्रा सहित कई विपक्षी नेताओं और छात्र संघों ने साझा किया था। विपक्षी दलों ने इसे सार्वजनिक रूप से दिखाने का भी आयोजन किया था। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में आज से 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसमें एडवांसेस इन पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर विभिन्न शोधार्थियों ने शोध पत्र पढ़े। इस दौरान बिजली क्षेत्र में नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा के सतत विकास पर चर्चा की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने G20 बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समावेशी विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने जैसलमेर में सीमांत क्षेत्रों का दौरा कर रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस धंधा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी। कोटा महोत्सव का आज रंगारंग शुभारंभ हुआ। और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का पहला संस्करण जोधपुर में 20 से 22 मार्च तक होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।